नमस्कार। जीके विथ योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। अध्याय बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले अध्याय में या पहले पार्ट में आप फ्रांस तक का वर्णन पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में इटली, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, जर्मनी, यूनान आदि देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले इस शीर्षक को हम देखते हैं, यूरोप। दूसरा शब्द इसमें आया राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है। दूसरा शब्द इसमें आया राष्ट्रवाद। अब मैं राष्ट्रवाद की आपको दो परिभाषा बताऊंगा। पहली थोड़ी बड़ी है, दूसरी मात्र एक लाइन की है। जो आपको ठीक लगे आप उसको लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है और दूसरे राष्ट्र से भिन्नता प्रदान करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है एक लाइन वाली, वो है देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं। पहले आप भारत का उदाहरण देखें। अगर आप भारतीय हैं और अगर आपसे कोई पूछे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मैच होता है तो कौन जीतना चाहिए, तो लगभग प्रत्येक भारतीय यही कहेगा भारत। और यही एक भावना जो है वो कहलाती है राष्ट्रवाद। अब विश्व में राष्ट्रवाद का जो उदाहरण है वो देखने को मिलता है हमें फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। वहां निरंकुश राजा शासन करता था। वहां के लोगों ने राजतंत्र का अंत करके वहां लोकतंत्र की स्थापना की और इसके लिए लोगों ने बहुत अधिक प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास इसमें था फ्रांस में सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। सबसे पहला कदम, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना जाता था जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। दूसरा, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। तीसरा, एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई। और चौथा, देश का एक ध्वज चुना गया जिसका नाम था तिरंगा। एक समान मापतोल की व्यवस्था की गई। ये ऐसे कुछ प्रयास थे जिससे एक सामूहिक पहचान बनी। इसके बाद इन क्रांतिकारियों के अलावा जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया उसमें दूसरा नंबर आता है छात्रों का। छात्रों ने, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने एक क्लब बनाया जिसे जैकोबिन क्लब या जैकोबिन दल कहते हैं। जब फ्रांस का नाम आता है तो फ्रांस का नाम आते ही नेपोलियन का नाम आ जाता है। नेपोलियन जिसका जन्म 15 अगस्त 1769
जो 24 वर्ष की आयु में फ्रांस का सेनापति बना। फ्रांस को उसने अनेक युद्धों में विजय दिलाई और फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बनने के बाद उसने शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किए। 1804 ईस्वी में उसने नागरिक संहिता लागू की। नेपोलियन ने लागू की, इसलिए इसे नेपोलियन संहिता भी कह देते हैं। और इस संहिता के अनुसार फ्रांस में उसने जो सुधार किए उसमें सबसे पहले नंबर एक समान कानून व्यवस्था। दूसरा, सामंती प्रणाली का अंत कर दिया। तीसरा, नई यातायात व संचार प्रणाली का उसने विकास किया। और नंबर 4 है यहां, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इसके अलावा उसने राजतंत्र, प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र को यहां लागू किया। अनेक विजय देशों को उसने हराया, तो इससे बहुत से देश उससे नाराज थे। अब नेपोलियन का पतन देखेंगे हम यहां। और नेपोलियन का पतन या नेपोलियन जो है का अंतिम जो युद्ध है उसे वाटरलू का युद्ध कहते हैं। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह हार होती है। ये वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ। ये नेपोलियन कह सकते हैं या फ्रांस कह सकते हैं। नेपोलियन और ऑस्ट्रिया, एक तरफ इसमें नेपोलियन, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस और ब्रिटेन थे। इस युद्ध में नेपोलियन की बुरी तरह हार होती है। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना टापू पर भेज दिया जाता है, जहां 1821 ईस्वी में 52 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो जाता है। इसी के बाद वियना संधि इसमें सबसे प्रमुख है, जो 1815 ईस्वी में होती है, जिसके अनुसार फ्रांस में 3 प्रमुख सुधार या 3 प्रमुख व्यवस्था की गई। सबसे पहला, राजतंत्र को जारी रखा गया। दूसरा, साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई। और नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता वापस सौंप दी गई। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस अध्याय में अगले पार्ट में हम अनेक देशों का वर्णन पढ़ेंगे। इसके लिए आप पार्ट 2 देखें। धन्यवाद।